बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल से देखेंगे, उसकी कितनी सीरीज हैं और वो कैसे कैसे डिस्कवर हुई हैं। उसके बाद हम जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट हम एक्सरेज और लेजर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि अगर आप स्कॉर्पियन जो कॉकरोच होता है, अगर उसको यूवी विजिबल लाइट में देखें, यूवी लाइट में देखें, तो वो आपको ग्लो करता हुआ नजर आएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रा, इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक द लाइट। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा असल में अगर सिंपलेस्ट वर्ड में कहें तो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं किसी भी मटेरियल से, वो आइदर किसी भी वजह से हो, किसी भी टेम्परेचर पर हो, वो एक नंबर ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं उसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स की। उन सबको इन कंबाइंड हम स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिसके अंदर उससे एमिट होने वाली रेज की तमाम फ्रीक्वेंसीज, तमाम वेवलेंथ जो है वो मौजूद होती हैं। और कोई भी मैटर जो हीटेड मैटर है वो लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी हो। तो अगर हम उस लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारें तो आप उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करें। आप किसी भी विजिबल लाइट को, सूरज की रोशनी को किसी प्रिज्म में से गुजारें तो आप उसका जो स्पेक्ट्रम है वो देख सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है और एक कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। यानी कि एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है और सेकंड जो है वो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप रेडिएशन को इलेक्ट्रिकली एक्साइट करते हैं, तो उसके अंदर से जो लाइट आप पास करते हैं उस लाइट को हम आप प्रिज्म जो एक स्पेक्ट्रोमीटर उसके जरिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें कि आपने इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो लाइट को इंक्लोज किया हुआ है और उसको हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो एक्साइट होती है और लाइट को एमिट करती है। उस लाइट को आप एक प्रिज्म के थ्रू फॉल करके डिटेक्टर पर गुजारते हैं। यू विल सी द स्पेक्ट्रम लाइक दिस। आपको इस तरह की लाइंस नजर आएंगी। इसको हम जो है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कि जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम है वो हमेशा एक डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ऑन द अदर हैंड जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके लिए आप यू कर सकते हैं कि आप एक वाइट लाइन लें, उसको सोडियम पेपर में से पास करवाएं और उसको फिर प्रिज्म में से गुजारें। यू विल सी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक कंटिन्यू, जैसे आपने पीछे देखा लाइन स्पेक्ट्रम है, तो इसमें लाइन स्पेक्ट्रम नहीं है, ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यहाँ पर नजर आएगा। होता क्या है कि जब आप लाइट को फॉल करवाते हैं, किसी सोडियम वेपर्स में से गुजारते हैं, तो सोडियम जो है वो उन फोटॉन्स को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और वो फोटॉन जब अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जहां से वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे लाइट के अंदर वो वाला एरिया जो वो मिसिंग होगा। तो जब वो फॉल करता है डिटेक्टर के ऊपर, तो डिटेक्टर उसको एज ए मिसिंग पार्ट डिटेक्ट करता है और जिससे आप एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम जो है वो देख सकते हैं और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। अब स्पेसिफिकली हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो सिंपलेस्ट, चूंकि एटम भी हाइड्रोजन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन सब मोस्ट सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए इसका जो सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जिसको समझने के लिए साइंसदानों ने बहुत एफर्ट्स जो है की हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको एक चेंबर में जो है वो रखा जाता है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर उसको करके उसके अंदर गैस को रखा जाता है, फिर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और हाई वोल्टेज की वजह से उसके जो पार्टिकल्स है वो एक्साइट हो जाते हैं और लाइट को एमिट करते हैं। और उस लाइट को हम थ्रू लेंसेज, थ्रू स्लिट्स जो है वो फोकस करते हैं ऑन द प्रिज्म, और प्रिज्म से वो लाइट जो है वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हुए आगे डिटेक्टर पर गुजरती है और इस तरह का जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है, जैसा कि ये पिक्चर में नजर आ रहा है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें बेसिकली चार सीरीज होती हैं। लाइमन सीरीज है, बाल्मर है, पाशन है और ब्रैकेट सीरीज है। बट जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो बाल्मर सीरीज थी, या जिसको विजिबल रेंज भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम आपने कई जगहों पर देखा होगा। यू कैन सी कि ये जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल सीरीज है, फिर ये लाइमन सीरीज आ जाती है, पाशन सीरीज है, ये नॉन विजिबल है और यूवी और आईआर रेज वगैरह इसके अंदर फॉल करती हैं।
बट सबसे पहले चूंकि जो बाल्मर सीरीज है विजिबल रीजन है, विजिबल लाइट है, इजीली डिटेक्टेबल है, दैट इज सबसे पहले जो डिस्कवरी थी वो बाल्मर सीरीज की हुई थी, जिसको सबसे पहले 1885 में जो है वो डिस्कवर किया गया, उसके बारे में प्रोडिक्शन की गई और वो एक्यूरेटली ये जो मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पर गिवन है 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इस पे फॉल करती थी। ये इसको कंप्लीटली ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर देती है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में जो n है, n की वैल्यू जो है, ये n की वैल्यू है वो 3 4 5 से अप है। अच्छा, और यहाँ पर जो आर एच है, आर एच को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिवन है। अब जो यहाँ पर एन की वैल्यू 3 से ही क्यों ली गई है, उसकी वजह यह है कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो एन की पावर 3 से क्रॉसपॉन्ड करती है, एन इज इक्वल टू 3 से क्रॉसपॉन्ड करती है। और ये प्रेडिक्ट किया गया था कि ये वेवलेंथ जो है 656.2 न्यूटन मीटर है। सिमिलरली जो सेकंड और थर्ड लाइंस है वेवलेंथ की वो 486 न्यूटन मीटर एंड 431 न्यूटन मीटर है। मैं बात कर रहा हूँ इन लाइंस, ये जो लाइंस यहाँ पर आपको नजर आ रही है 365, यानी मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट है वो 656 है, उसके बाद ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, और कम से कम जो है वो 365 जो न्यूटन मीटर पर फॉल करती है। और इसके बाद विजिबल रीजन जो है वो खत्म हो जाता है और फिर इधर भी नॉन विजिबल है और इधर भी नॉन विजिबल है। अच्छा, इसके बाद बाकी जो सीरीज है वो लाइमन सीरीज है, पाशन है, ब्रैकेट है, इनकी भी रिलेटेड जो है वो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो गिवन है। और इन जनरल ये जो फॉर्मूला बनता है वो लोएस्ट जो है वो पी स्केयर के साथ और हाईएस्ट जो एन स्केयर के साथ यहाँ पर डिनोट की गई है, और यहाँ से आप इन सभी सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की, जो कि रदरफोर्ड ने 1933 में बाय नील्स सॉरी रदरफोर्ड ने जो कि प्रपोज किया था। और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि एटम का जो ज्यादातर मास है वो उसके सेंटर में एक स्मॉल रीजन के अंदर होता है और बाकी जो है वो सारे के सारा खाली होता है। और फिर 1913 में नील्स बोहर जो डेनिश फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रेडिक्ट ये किया कि ये सिस्टम जरा प्लेनेटरी मोशन की तरह है, जिस तरह सूरज एक सेंटर में और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर, फिक्स पाथ के अंदर। सिमिलर केस है एटम के साथ भी, एटम के अंदर भी कुछ इसी तरह का ही सीन है कि सेंटर में न्यूक्लियस और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करते हैं। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी कि मूविंग जो चार्ज होता है, वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो वो रिलीज करता रहता है और उसकी टोटल एनर्जी, जाहिर सी बात है, एनर्जी अगर वो रिलीज कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी जो वो डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, अगर वो भी मूव कर रहा है तो चूंकि पीछे वाले दोनों मॉडल्स के अंदर यही बात कही गई है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग पार्टिकल है, मूव कर रहा है, सर्कल कर रहा है न्यूक्लियस की गिर्द। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर वो मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज कर रहा है। और अगर वो कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है तो विच मीन्स कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो भी कंटिन्यूसली ड्रॉप करती जा रही है। और इस तरह कम होते 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 एट द एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट एक्चुअली चूंकि ऐसा नहीं होता तो ये एक कंफ्यूजन थी जिसको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको देन जो नील्स बोहर है उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी के अंदर। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के गिर्द वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो मूव करते हैं वो क्वांटाइज स्टेट में मूव करते हैं, रैंडमली कहीं पर भी मूव नहीं करते। अब जो उनकी थ्योरी है वन बाय वन के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, उनके अंदर ये भी चीज डिस्कस हो जाएगी। तो उनका पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और चूंकि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है बाय द कूलम्स फोर्स, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वो फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करती है जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए रखती है। तो मैथमेटिकली एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ कूलम्स। मैथमेटिकल इनकी वैल्यूज लिखे हैं, वी स्क्वायर ओवर आर और के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अच्छा जी, ये इक्वेशन हमारे पास होगी है 1 बाय पोस्टुलेट 1।
अच्छा जी, सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा था कि एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी आर्बिट्रेरी सर्कुलर। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द कहीं पर भी पाया जा सकता है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वही ऑर्बिट परमिसिबल है, वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का। यानी कि h/2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल अगर एंगुलर मोमेंटम हो, वही ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करे। मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एन h/2 पाई, या L जो एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू mvr, उसको लिखा जा सकता है। ये हमारे पास आ जाती है जी सेकंड इक्वेशन। ओके जी, थर्ड पोस्टुलेट उनका ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर जब तक ऑर्बिट के अंदर है वो स्टेबल है और एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी को रेडिएट करेगा जब वो अलाउड ऑर्बिट के दरमियान जंप करता है, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाए या हायर से लोअर ऑर्बिट में जाए। यानी कि जब भी वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तभी वो जो है एनर्जी को रेडिएट करेगा, हाई एनर्जी से लोअर की तरफ जाएगा। अगर हाई एनर्जी को हम ई एन कह दें तो लोअर एनर्जी को हम ई पी कह दें, तो जो डिफरेंट ऑफ एनर्जी अपीयर होगा फोटॉन की एनर्जी का इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू ई एन माइनस ई पी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस अपने स्टेबल जो ऑर्बिट है उसमें ऑर्बिट करता रहेगा, अनलेस कि वो अपने ऑर्बिट को चेंज करे, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाए, तभी वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो ये तीन पॉस्टुलेट थे जो क्लासिकल फिजिक्स इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो इन पॉस्टुलेट से नील्स बोहर ने एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो जो क्वांटाइज ऑर्बिट बोहर ने प्रेडिक्ट किए थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हम उनके रेडियाई, उनका रेडियस जो वो फाइंड आउट करने की कोशिश यहां पर करते हैं कि उन क्वांटाइज ऑर्बिट का रेडियस या उनका साइज क्या है। तो यहाँ पर जो बोहर का फर्स्ट पॉस्टुलेट था उससे हमने मैथमेटिकल ये रिलेशन निकाला था। सेकंड पॉस्टुलेट से हमने ये रिलेशन निकाला था। यहाँ से इस v की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करें। मैं मैथमेटिक्स में डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि चूंकि हम बात करें सिर्फ एमसीक्यू बेस पेपर की, तो सिंपल मैथमेटिक्स आप इसको सॉल्व करते जाएं तो जो रेडियस का मैथमेटिकल रिलेशन आ जाता है जो नील्स बोहर ने प्रेडिक्ट किया था मैथमेटिकल, वो आ जाएगा ये रिलेशन आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एस स्केयर वो 4 पाई स्केयर एम के ई। यहाँ से एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है, के कांस्टेंट बी हमें गिवन है और ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी गिवन है। ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज जब हम प्लेस करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आर की वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज एन स्केयर आर नॉट, और आर नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। यानी कि ये हमारे पास उस रेडियाई का साइज आ जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। यहाँ एन जो है नंबर ऑफ द ऑर्बिट को इंडिकेट करता है और इस रिलेशन को हम बोहर रेडियस भी कहते हैं। एन की वैल्यू प्लेस करने से हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और इस तरह अप टू सो तमाम ऑर्बिट्स की जो रेडियाई हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम उनका मरकज से न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, अब अगर हम बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज ऑर्बिट के, उन ऑर्बिट्स में अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। अब रेडियस तो हमने फाइंड आउट कर लिए, हम देखते हैं कि उनकी वहां पर एनर्जी क्या होगी। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत काइनेटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड करती है और ये दोनों एनर्जीज ही डिपेंडेंट है कि न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस जो है वो कितना है। न्यूक्लियस के डिस्टेंस की बेस पर ही उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन की जाती है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर क्वांटाइज्ड होती है। अब हर ऑर्बिट जो है वो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ क्रॉसपोंड करता है, तो टोटल एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एज वी ऑल नो हाफ mv स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी जो हम पीछे निकाल चुके हैं बाय द कूलम्ब लॉ दैट इज 1/2 k e स्क्वायर ओवर r, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो मैथमेटिकली हम इसको सिंपलीफाई करते जाएं, हमारे पास ई एन जो एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगी ऑर्बिटिंग इन द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट दैट इज 1 ओवर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 ओवर h स्क्वायर। यहाँ आप देखिए कि काफी सारे जो है वो कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट कर दें तो एनर्जी वी हैव
इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट की जो है वो इंडिकेशन है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो एन की जगह पे 1 प्लेस करें तो फर्स्ट ऑर्बिट या आप कह सकते हैं मिनिमम ऑर्बिट या जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं वो पाई जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यानी कि ये उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट है जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर है वो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। तो लोएस्ट पॉसिबल जो ग्राउंड स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद सेकंड ऑर्बिट की -3.4, थर्ड की -1.5 एंड इट इज अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ओके जी, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा की कि हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है। तो बोर की थ्योरी के मुताबिक जो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट है वो ये बताता है कि एटम जो है वो फोटॉन्स जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स में रहते हैं तो जब वो जंप करते हैं अपने लोअर ऑर्बिट के अंदर तो वो एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन। और चूंकि जिन ऑर्बिट्स के दरमियान वो शिफ्ट कर रहा है वो क्वांटाइज्ड है तो दैट मीन्स कि जो फोटॉन एमिट होगा वो भी क्वांटाइज्ड एक स्पेसिफिक एनर्जी को लेकर ही निकलेगा। लेट्स सपोज अगर हम EP कह देते हैं इनिशियल एनर्जी ऑफ एटम है बिफोर द ट्रांजिशन एंड EN जो है फाइनल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन है तो देन उसकी जो एनर्जी होगी फोटॉन की दैट विल इक्वल टू EN माइनस EP। और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है क्वांटाइज ऑर्बिट में पीछे निकाल चुके हुए वो EN के लिए EP के लिए लिख लेंगे। और जो इफेक्टिव एनर्जी होगी इनके माइनस करने से दैट विल बी इक्वल टू दिस मैथमेटिकल रिलेशन जिनको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो वी हैव 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल E नॉट ओवर SC 1 ओवर P स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर जो हमारे पास लोएस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला आ जाता है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RN 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर। अच्छा जी, अब एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो बोहर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के अंदर वो क्वांटाइज्ड होती है और जो अलाउड एनर्जी स्टेट है उनको हम इस इक्वेशन के जरिए En माइनस E नॉट और एन स्क्वायर इसके जरिए जो है वो अलाउड क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट जो है वो उनको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 एज रिस्पेक्टेड टू द जो भी आप उसका ऑर्बिट जो है वो निकाल सकते हैं। अब जो एनर्जी है रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से उससे ऊपर वाली स्टेज पर जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। याद रखिए जिस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं और जब वो अपने से अगली स्टेट में मूव कर जाता है उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यानी कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर उस स्टेट तक गया है उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने के लिए चाहिए होती है उस एनर्जी को हम एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कहते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो एटम इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर होती है एक्साइट होकर अपने नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है वहां तक जाने के लिए इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। मैथमेटिकली बात करें तो लेट्स सपोज कि जो ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम E1 टू E2 हो रही है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस और मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आता है। यानी कि स्टेट 2 से 1 की तरफ जाते हुए जो एनर्जी रेडिएट होगी दैट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, the potential difference required to move an electron from its ground state to the excited state is called the excitation potential। यानी कि वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा कर नेक्स्ट स्टेज में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी इनफ एनर्जी मौजूद होगी कि वो न्यूक्लियस के साथ अपना बाउंड खत्म करके एक्साइट होकर न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए जिसको हम आयनाइज स्टेट कहते हैं। और वो एनर्जी जो इस अमल को करवाने के लिए चाहिए होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही अमिट करवाने से इजेक्ट करवाने के लिए रिक्वायर होती है एटम के अंदर से उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
तो उसके लिए अगर उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, लेट्स सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है E1 पर है और हम उसको E इन्फिनिटी यानी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर आके ये वो एंड स्टेट है जिससे आगे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी तरह से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं रहता, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकल जाता है, जिसको हम E इन्फिनिटी लेते हैं। तो चेंज इन द एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, E इन्फिनिटी माइनस E1, और मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को टोटली नॉकआउट करने के लिए, निकालने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नॉकआउट करने के लिए फ्रॉम द एटम। ओके जी, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है, और यू कैन सी कि ये हमारी ग्राउंड स्टेट -13.6, ये हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, फिर उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, और इसी तरह जो ग्राउंड स्टेट हायर स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट तक आते हैं। तो जिस जिस तरह से आते हैं एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो इन एरोस की मदद से दिखाया गया है, और बताया गया कि किस तरह किस एक्साइटेशन से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस रीजन में फॉल करता है वो यहाँ पर कंप्लीटली दिखाया गया। जैसे ये लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर सीरीज विजिबल है, पाशन सीरीज, ब्रैकेट, पफन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड फॉर्म में, ये सारी डिटेल जो है इस पिक्चर में मौजूद है। ओके जी, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर वही मैथमेटिकल रिलेशंस के अंदर सिंपल वैल्यूज पुट करके जो वो एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा जी, एक आगे और बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम डी ब्रोगली वेव्स या हाइड्रोजन एटम कहते हैं, कि जो डी ब्रोगली थे उन्होंने कुछ बोहर के मॉडल के अंदर जो है वो सजेशंस दी थी। वो क्या थी, तो जो बोहर का मॉडल था उसके सभी पोस्टुलेट्स के अंदर जो सबसे पजलिंग अजम्पशन थी वो ये थी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक, यानी कि जो ऑर्बिट जो है ऑर्बिट वो वही स्पेसिफाई होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये जो एक बड़ी पजलिंग और कंफ्यूजिंग सी चीज थी, क्योंकि इसको हजम करना जो था वो बड़ा एक मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि कैसे आप जो है वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, यानी कि वो ऑर्बिट उसका कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा, वो आप स्पेसिफिकली उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड तो कहीं पर भी वो ऑर्बिट हो सकता है, बट यहाँ पर बोहर ने ये कहा था कि सिर्फ वही पॉसिबल है जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई हो। तो 1923 में तकरीबन 10 साल बाद बोहर के इन्वेंशन जो पॉस्टुलेट्स उसके 10 साल बाद डी ब्रोगली ने एक अपनी थ्योरी में ये चीज एक्सप्लेन की थी, जो के एसोसिएट है ड्यू नेचर ऑफ द पार्टिकल के साथ। वो ये कहते हैं कि जो वेवलेंथ है पार्टिकल की वो इस चीज का आंसर है, वो दे सकती है। उनके अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में मूव कर रहा होता है तो वो असल में स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा होता, वो इन द वेव फॉर्म, जिस तरह वेव चल रही होती है, सांप जिस तरह बल खा के चलता है उसी फॉर्म में ये ऑर्बिट मूव कर सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इन द इमेजेस कि एज यू कैन सी कि एन की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर जो ऑर्बिट की शेप बनती है वो यहाँ पर गिवन है, और इस तरह जो वेवलेंथ जब इंटरकेट होती है मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे कि 2 πr इज इक्वल टू एल लैम्डा, और यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 2 πr, और इक्वेशंस 2 और 1 को कंबाइन करें तो मैथमेटिकली हमारे पास आ जाता है mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, जो कि मैथमेटिकली कंफर्म करता था। बोहर ने भी ये तो कहा था कि वही जो ऑर्बिटल पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई होता है, और डी ब्रोगली की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक भी mvr जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू nh/2 पाई, जो कि इस बात को कंफर्म करता था कि बोहर ने जो प्रपोज किया था कि वही ऑर्बिट जो है वो पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई होगा। सो इस तरह डी ब्रोगली ने 10 साल के बाद बोहर की इस कंफ्यूजन का जो है वो जवाब दिया था। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।